ऑलराइट, तो देखो सरफेस केमिस्ट्री में लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री का, कि मोस्टली हम लोग इस टॉपिक में एडजॉर्प्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और कैटलिस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब सरफेस पे जो भी फिनोमिना होता है उस तरह की चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि कैटलिसिस जो हमने पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2PT और इस तरह के जो कैटलिस्ट हमने पढ़े हैं, तो उसमें हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन एक गैस है, वो गैस प्लैटिनम रॉड पे हम लोग डिप करते हैं, या फिर प्लैटिनम रॉड को एक्चुअली उस गैस में डिप करते हैं, या एक्चुअली अगर साइंटिफिकली बोला जाए तो जो हाइड्रोजन है उसको एडजॉर्ब कराया जाता है प्लैटिनम के ऊपर। तो एडजॉर्प्शन जो फिनोमिना है उसको हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से एक एक करके वन बाय वन हर एस्पेक्ट को उसके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जहां भी आपको कंफ्यूजन हो आप मुझे बता देना, अपन थोड़ा क्विकली उसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज जो एडजॉर्प्शन में पूछा जाए तो आप बोलोगे कि एडजॉर्प्शन जो है, जैसे कि सबसे पहले आपसे एडजॉर्प्शन के बारे में डिस्कशन शुरू किया जाए, एडजॉर्प्शन क्या है, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे सबसे पहले कि इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। अब क्या होता है सरफेस फिनोमिना, बताइए। व्हाट इज अ सरफेस फिनोमिना? एनी जो सरफेस पे होता हाँ, एनी एक्टिविटी विच टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। देखो दो तरह के फिनोमिना होते हैं, एक सरफेस फिनोमिना होता है और एक बल्क फिनोमिना होता है। क्या होता है दोनों, हम दोनों को समझते हैं वन बाय वन। मान लो कोई एक और दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक के अंदर सरफेस फिनोमिना होगा और एक के अंदर बल्क फिनोमिना होगा। तो क्या बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है उसमें, उसको हम पहले समझते हैं। कि अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट जो पहला है वो कुछ दूसरे तरह के मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब करता है। एडजॉर्प्शन का फंडामेंटल मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को डिस्कस करके समझा दिया था कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन एंड हाउ इट टेक्स प्लेस। बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा उसी चीज को समझते हैं कि जब वो सरफेस पे एडजॉर्ब करता है तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ सरफेस पे ही रहता है ऑब्जेक्ट जो एडजॉर्ब होता है। बट हाँ, अगर रिलेटिवली बात की जाए तो सरफेस पे उसकी कंसेंट्रेशन जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट इनसाइड द बल्क, ठीक है। सबसे पहले तो आप समझे इस बात को कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है दुनिया में उसके इनर पार्ट को हम लोग बोलते हैं बल्क, ठीक है। और जो बाहरी लेयर है उसको हम बोलते हैं सरफेस। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे कि अगर कंसेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूट और एनीथिंग विच इज बीइंग एडजॉर्ब, इफ कंसेंट्रेशन एट सरफेस, कंसेंट्रेशन की बात करें हम लोग, तो एडजॉर्प्शन के केस में सरफेस पे कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बल्क, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, ये है आपका एडजॉर्प्शन, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, बल्क में कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, सरफेस पे रिलेटिवली कम होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कंसेंट्रेशन की अगर, तो आप लिखेंगे कि कंसेंट्रेशन इन बल्क इज मोर देन दैट ऑन दी सरफेस, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो या सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो, मोस्टली बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि दोनों होते हैं, ठीक है। सिर्फ एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है जैसे H2PT, सिर्फ एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसा जनरल सिनारियो में देखा जाता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी के अंदर डिप करते हैं हम लोग, तो एब्जॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही होगा। जैसे एड्जॉर्प्शन एक बहुत कॉमन फिनोमिना है। एड्जॉर्प्शन जो है खास करके जो इसको हम क्लासिफाई करेंगे अभी थोड़ी देर में कि कितने तरह के एड्जॉर्प्शन होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एड्जॉर्प्शन जो एक कॉमन फिनोमिना है जो अपने आसपास बहुत तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की भी, तो वो भी आप देखते हो, ऐसा नहीं एब्जॉर्प्शन आपने कभी देखा नहीं है, दोनों चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, बस आपने कभी नोटिस नहीं किया या आपने कभी डिस्टिंग्विश नहीं किया दोनों को कि कौन सा इसमें से एब्जॉर्प्शन है या एब्जॉर्प्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीजें हमने नोटिस नहीं करी है कभी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि एड्जॉर्प्शन जो हो गया उसको मतलब केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जो भी आपका सरफेस है वो स्लैश मॉलिक्यूल, जैसे मान लो सॉलिड पे गैस एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है।
आप लिखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको सरफेस स्लैश जो भी आपका मॉलिक्यूल है जो एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है, कि जब भी कोई एडजॉर्प्शन होगा तो जो भी सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है वो सरफेस स्लैश मॉलिक्यूल। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि सॉलिड सरफेस के ऊपर गैसियस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं, तो ऐसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड स्लैश गैस। तो आप इसका मतलब समझ जाएंगे कि सॉलिड के ऊपर गैस एडजॉर्ब हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा पीटी स्लैश H2 या H2PT भी बोलते हैं, हालांकि तो वो तो चलो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ जाता है कि H2 ही एडजॉर्ब होना है प्लैटिनम पे, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है कि बेस्ड ऑन what is happening here, just like in a solution we have a solvent and a solute, similarly in adsorption also we have two parts, one which is adsorbing and the other which is being adsorbed. All right, so the one which is adsorbing is called adsorbent. क्या बोलते हैं? जैसे जो अपने ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलेंगे adsorbent। लिखो आप, इसको नोट करें, adsorbent and adsorbent। What is adsorbent? आप भूल जाएं, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो सॉल्वेंट का सिमिलर ही राइम करेगा एडजॉर्बेंट, ठीक है, तो सॉल्वेंट जैसा ही इसका फीचर भी होता है, फंक्शन भी होता है। सॉल्वेंट का सिमिलर राइम कर रहा है एडजॉर्बेंट, तो द वन और द सरफेस is called adsorbent, the one which adsorbs this adsorbent is called adsorbent, or in other words you can say the surface is called adsorbent, the surface which adsorbs molecules, ठीक है, जो भी सरफेस है जो मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब करेगा उसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट, ठीक है। जैसे कि मान लो कि H2PT की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें ये जो आपका प्लैटिनम है ये आपका एडजॉर्बेंट होगा, ठीक है। इन जनरल हर जगह मैंने बताया था, लास्ट क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया था आप लोग को जब इंट्रोड्यूस कर रहा था मैं सरफेस केमिस्ट्री, तो कि इन जनरल अपने आसपास में हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेट में एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो हर सरफेस जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स थोड़े से एडजॉर्ब्ड है वो एडजॉर्बेंट हो गया, ठीक है। वहीं उसी तरह से दूसरा जो पार्ट होता है इसका उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट क्या होगा? वो पार्ट और मॉलिक्यूल्स विच आर बीइंग एडजॉर्ब्ड, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स which are being adsorbed। तो जो भी मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे उनको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे कि यहाँ पे इसी एग्जांपल में लेते हैं हम लोग H2PT का ही एग्जांपल लेते हैं, तो हमने पता किया कि ये है एडजॉर्बेंट, तो इसमें ये जो पार्ट है ये हो जाएगा एडजॉर्बेट। और ऐसे और भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो ये वॉल है, तो वॉल के ऊपर जो वॉल का सरफेस है वो हो गया एडजॉर्बेंट, और जो इसके ऊपर एयर मॉलिक्यूल जो एडजॉर्ब्ड है उसको बोलेंगे एडजॉर्बेट, ठीक है। ये कॉमन टर्म है, जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है वैसे ये कॉमन टर्म है एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, ठीक है। नोट कर लिया आपने? यस सर। ठीक है। नाउ अगर मान लो कि मुझे एडजॉर्प्शन कराना है, मान लो मुझे एडजॉर्प्शन फिनोमिना को कहीं यूज करना है, मेरी एप्लीकेशन में कहीं वो आता है, तो उस एडजॉर्प्शन फिनोमिना को कराने के लिए हमें एक सरफेस प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मुझे मान लो पर्सनली और मान लो मुझे एक्सपेरिमेंटली कभी भी एडजॉर्प्शन कराना है, तो मैं एक मतलब फिक्स जो सरफेस है उस पे नहीं कराने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक सरफेस प्रिपेयर करूं जिस सरफेस का काम ही यही हो कि वो एडजॉर्प्शन कर सके इजीली, राइट। तो वो कैसे अचीव किया जाता है
उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि हाउ डू वी प्रिपेयर द सर्फेसेज फॉर एडजॉर्प्शन, राइट। तो आप नेक्स्ट नोट करेंगे कि एडजॉर्प्शन के लिए फिनोमिना, जो एडजॉर्प्शन है उसके लिए कैसे हम लोग सरफेस प्रिपेयर करते हैं। तो आप लिखें प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, ठीक है, लिखे आप फॉर्मेशन ऑफ सरफेस फॉर एडजॉर्प्शन, फॉर्मेशन ऑफ सरफेस। अब बोलोगे कि सर सरफेस क्यों बनाना है, सरफेस तो ऑलरेडी होता है। सबसे पहले कंफ्यूजन यही आता है कि सर सरफेस जो है वो तो है हमारे पास, हमें बनाना क्यों है सरफेस। तो सरफेस इसलिए नहीं बनाना है, हम लोग सरफेस बना नहीं रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग द एग्जिस्टिंग सरफेस फॉर एडजॉर्प्शन, we are preparing the surface for adsorption, or we are preparing it to be able to adsorb as much molecules as we want it to adsorb. So in order to do that, now again the question comes ki sir, why can't a surface which is already existing can adsorb molecules as much as we want, or as much it is required? So the answer is the surfaces which are available around us are already adsorbed with other molecules like air molecules. तो अगर एयर मॉलिक्यूल्स से ऑलरेडी एडजॉर्ब्ड हैं उस सरफेस के ऊपर, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहां पे एडजॉर्प्शन में भी ना हो पाए। तो इन ऑर्डर टू अचीव दैट वी नीड टू प्रिपेयर अ सरफेस, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे आप मान लो कि कुछ स्टिक करते हो, जैसे आपने कभी गए होगे टायर शॉप पे या जहां पे पंक्चर बनाते हैं वहां पे अगर आप गए होगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो स्टिक करने से पहले, उसको फिक्स करने से पहले बहुत अच्छे से रब करते हैं, सरफेस क्रिएट करते हैं, ताकि जो आपका अधेसिव है, अधेर है, वो जाके उस पर अच्छे से एडजॉर्ब हो जाए उस सरफेस के ऊपर, और फिर जाके उसको स्टिक कराते हैं दोनों को, राइट। आपने कभी नोटिस किया इस तरह की चीज को। सो व्हाट ही और शी इज डूइंग इज प्रिपेयरिंग अ सरफेस फॉर बेटर एडजॉर्प्शन ऑफ दैट अधेर। तो वैसे ही हमें भी सरफेस क्रिएट करना पड़ता है। तो हाउ डू वी क्रिएट अ सरफेस? सो देयर आर बेसिकली टू वेज, दो तरीके से हम लोग सरफेस बना सकते हैं। कैसे कैसे? पहला बाय टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर कैसे, टेम्परेचर से कैसे हम लोग सरफेस क्रिएट करेंगे, कौन बताएगा? इसको सिंपली हम लिख सकते हैं जितना टेम्परेचर कम होगा, हाँ उतना अच्छा एडजॉर्ब करेगा। बिल्कुल सही। लेकिन सरफेस जब प्रिपेयर करना है, देखो आप समझ नहीं रहे हो सिनारियो को। सिनारियो ये है कि एक सरफेस है अपने पास, आप लोग समझे इस बात को। मैं बात आपने इसकी सही है कि सर सरफेस टेम्परेचर कम होगा तो एडजॉर्ब ज्यादा करेगा। हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि एडजॉर्प्शन कब ज्यादा या कब कम होगा, हम बात ये कर रहे हैं कि अगर मुझे एडजॉर्प्शन कराना है, ठीक है, तो मैं किस तरह से सरफेस प्रिपेयर करूं। मान लो कि आपका एक इस तरह का सरफेस है, ठीक है, मान लो एक मेटल सरफेस है, कुछ भी ऐसा आपने रखा है, आपने नॉर्मल इन्वायरमेंट में अपने आसपास में ऐसा मेटल सरफेस है अपने पास। अब मुझे इस पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब कराना है। मान लो कि ये प्लैटिनम है, इसके ऊपर मुझे हाइड्रोजन एडजॉर्ब कराना है। अब अगर नेचुरली हमने इसको देखा, या मान लो अपने सराउंडिंग में हम इसको नोटिस कर रहे हैं, प्लैटिनम सरफेस है अपने पास, तो इस सरफेस के ऊपर ऑलरेडी एयर मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब्ड हो जाएंगे। क्योंकि ये एडजॉर्ब ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के लिए एक्सक्लूसिवली, मतलब हो सकता है कि हाइड्रोजन के प्रति इसकी एफिशिएंसी अफेक्शन ज्यादा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ हाइड्रोजन को ही एडजॉर्ब करेगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी एडजॉर्ब कर सकता है। तो यहां इस सरफेस पे ऑलरेडी एयर मॉलिक्यूल जो है एडजॉर्ब्ड है। अब हमें क्या करना है कि मेरा मोटिव है कि मैं इस पे हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कराऊं। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्रिपेयरिंग अ सरफेस। नेचुरली जो एडजॉर्प्शन हो रहा है वो नहीं चाहिए, उसके लिए सरफेस नहीं बना रहे, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सरफेस बनाना चाहते हैं जिसपे कि हमारी गैसेस, हम जो चाहते हैं वो गैस एडजॉर्ब हो। सो वी नीड टू रिमूव द प्रीवियसली अवेलेबल और प्रीवियसली एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स, एंड दोज मॉलिक्यूल्स आर जनरली एयर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर देयर इन एटमॉस्फेयर। तो इसको रिमूव करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम सरफेस को इतना हीट करें कि जो पहले से मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाए। सो एज ही टोल्ड अस कि सर जितना कम टेम्परेचर होगा एडजॉर्प्शन उतना अच्छा होगा, सही बात है। तो जो एडजॉर्ब्ड ऑलरेडी है उसको पहले तो हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हीट करेंगे। सो जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे, इसको जब इसको बर्न करेंगे, जैसे भी हम हीट सप्लाई करें इसको, तो हीट करने से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिजॉर्ब होना शुरू होंगे। डिजॉर्ब क्या बोलते हैं? डिजॉर्प्शन इज ऑपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, डिजॉर्प्शन।
तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑन हीटिंग दे विल स्टार्ट टू डिसॉल्व, तो यहां पे स्टार्ट हो जाएगा डिसॉर्प्शन। एंड डिसॉर्प्शन की वजह से क्या होगा, ये सरफेस अब इसके अंदर नए मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो जैसे ये डिसॉल्व होगा तो उससे हमें मिल जाएगा एक नॉर्मल सरफेस। ठीक है, ये सरफेस क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल सरफेस की तरह बिहेव करने लगेगा जिसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब ना हो, ऐसा सरफेस बन जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि 100% हम सारे मॉलिक्यूल्स को एस्केप करवा देंगे, बट एक ऐसा सरफेस प्रिपेयर हो जाएगा जिसकी वजह से अब मॉलिक्यूल्स उस पे पहले से प्रीवियसली अवेलेबल मॉलिक्यूल को हमने डिसॉल्व करा दिया, अब हमारे पास नए मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब सॉरी नया स्पेस है। अब इस स्पेस पे हम क्या करेंगे, अब हम इस स्पेस पे दूसरे जो हमारे रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनको एडजॉर्ब करवाएंगे। क्या करवाएंगे, जो हमारे रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनको एडजॉर्ब करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद एडजॉर्प्शन कराएंगे। सो प्रिपेयरिंग ए सरफेस डज नॉट मीन दैट वी वांट more adsorption to take place. We do want that, but first of all we want the previously adsorbed molecules to be removed and then the new ones which we want to be adsorbed. ठीक है, तो पहला काम हीट करके ये काम हम लोग कर सकते हैं, ये टास्क हम लोग अचीव कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। कैसे करेंगे सर डिक्रीजिंग प्रेशर? देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पे एडजॉर्ब्ड है तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन नहीं है कि मॉलिक्यूल्स और सरफेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, वो है, डेफिनेटली है, लेकिन वो जो सरफेस है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, गैसेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है या जो नॉर्मल प्रेशर लग रहा है, कोई भी प्रेशर जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो वो प्रेशर क्या करता है कि मॉलिक्यूल्स को और सप्रेस करके रखता है, तो वो एडजॉर्ब्ड ही रहते हैं। अगर हम प्रेशर कम करने लगे, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम डिक्रीज करने लगे तो ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे। ठीक है, और जब ये मॉलिक्यूल्स बाहर आने लगेंगे तो फिर से डिसॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। तो डिसॉर्प्शन जब शुरू होगा तो फिर से सरफेस अपना जो है स्मूथ हो गया। तो नेचुरली जब देखा जाए, अगर नेचुरली बोल रहा हूं मैं, अगर मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए जब हम लोग ये करते हैं H2PT और ये सब, तो जो भी सरफेस होता है उसको लो प्रेशर रीजन में ही रखा जाता है, सो दैट द मॉलिक्यूल्स विच आर ऑलरेडी एडजॉर्ब्ड विल गेट अवे, और उसके बाद वो जो सरफेस होगा वो प्योरली नए मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब करने के लिए रेडी होगा। ठीक है, तो बाय डिक्रीजिंग प्रेशर आपको मैं बता दूं कि 10⁻⁸ के रेंज का प्रेशर जब हम लोग लगाते हैं, 10⁻⁸ के रेंज का प्रेशर जब हम लोग अप्लाई करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में, 10⁻⁸ ATM का रेंज का प्रेशर जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो कोई भी सरफेस जो होगा वो जनरली डिसॉल्व हो जाता है कंप्लीटली, सो इट गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो जो भी आप देखते हो, क्योंकि हीट करना हमेशा इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं होता, प्रेशर डिक्रीज करना आसान है, फिजिकली उसको किया जाता है, हीट के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, राइट? ऐसा नहीं कि प्रेशर डिक्रीज करने के लिए नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन दैट इज मोर, आप कह सकते हो कि इजी है थोड़ा सा रिलेटिवली, तो इसलिए प्रेशर वाला जो तरीका है, ये जो तरीका है, ये ज्यादा इंडस्ट्रियली प्रेफर भी किया जाता है टू प्रिपेयर अ सरफेस फॉर एडजॉर्प्शन। ठीक है, प्रेशर में क्या होगा, इफ यू डिक्रीज द प्रेशर, अगेन वही चीज आप लिखेंगे कि सर ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस दिख रहा है आप लोगों को, सर ये सरफेस है, यस सर। अगर प्रेशर हम डिक्रीज करेंगे तो डिसॉर्प्शन शुरू होगा, डिसॉर्प्शन शुरू होगा तो मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे, तो ये डिक्रीजिंग प्रेशर यहाँ पे सरफेस के ऊपर, तो मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, अपना एक सरफेस प्रिपेयर हो जाएगा, जैसा हम सरफेस चाहते हैं वैसा सरफेस प्रिपेयर हो जाएगा, सरफेस प्रिपेयर्ड फॉर एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये आप नोट कर लें। तो ये दो तरीके हैं जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन सरफेस प्रिपेयर होता है। अच्छा, किसी के मन में डाउट ये आ रहा हो कि सर एडजॉर्प्शन क्यों होता है, तो मैंने लास्ट क्लास में हालांकि आप लोगों को बता दिया था, बट फिर भी आज मैं हिंट एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, उसको रिपीट कर देता हूं कि एडजॉर्प्शन जो भी फिनोमिना है वो इसलिए होता है क्योंकि जो सरफेस है उसके ऊपर रेसिड्यू फोर्सेज होते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, बट फिर भी मैं बताता हूं कि जैसे कोई सरफेस है,
तो सरफेस और बल्क में यही डिफरेंस है कि जो बल्क है उसके अंदर का मॉलिक्यूल देख लो यहाँ पे, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल जो है इसी सब्सटेंस के, वो उसको चारों तरफ से अट्रैक्ट करेंगे। तो नेट जो फोर्स है इस मॉलिक्यूल पे वो हो जाएगा 0। ठीक है, इस पार्ट पे जो बीच वाला पार्ट है उसमें नेट फोर्स हो जाएगा 0, तो ठीक है, कोई फोर्स नहीं है। अब रेसिड्यू फोर्स क्या होता है कि मान लो यही पार्टिकल सरफेस पे होता तो इसको सिर्फ और सिर्फ अंदर से पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर अंदर से पार्टिकल अट्रैक्ट करते तो आपको भी पता है कि नेट सम ऑफ द फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और उसकी वजह से जो एडिशनली कोई बाहर से मॉलिक्यूल अगर आता है तो ये सरफेस के पास रेसिड्यू फोर्स है जो इस मॉलिक्यूल को इधर अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये मॉलिक्यूल सरफेस पे धीरे धीरे एडजॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो इनफैक्ट एब्जॉर्प्शन भी है वो स्टार्ट एडजॉर्प्शन से ही होता है, मतलब कोई मॉलिक्यूल का सरफेस ही पहले अट्रैक्ट करता है एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स को, फिर धीरे धीरे वो अंतर पोर होना शुरू होता है इफ देयर इज अ स्पेस और कैविटी इनसाइड दी सॉलिड सरफेस। समझ गए? तो ये रेसिड्यू फोर्सेस होते हैं जो सरफेस के बाहर हमेशा रहेंगे, हर सरफेस पे रेसिड्यू फोर्स होगा। ठीक है, हालांकि रेसिड्यू फोर्स के और भी रीजन होते हैं, जैसे कि मान लो अपन ने मटेरियल बनाया, मैन्युफैक्चरिंग करी, और मैन्युफैक्चरिंग में कहीं कोई डिफेक्ट रह गया, कहीं अनइवन सरफेस बन गया, तो अनइवन सरफेस अगर बन गया तो उस अनइवन सरफेस, जैसे मान लो कुछ इस तरह का सरफेस बन गया, तो इस अनइवन सरफेस पे जैसे मान लो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है तो इस पे सब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेंगे, तो ये मॉलिक्यूल किसी को इधर अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेंगे ऐसे, तो ये मॉलिक्यूल भी किसी को अट्रैक्ट कर लेगा बाहर से आने वाले। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि अब रेसिड्यू फोर्स है क्या एक्चुअली में, है ना, कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं है, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, विच इज टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, कितने तरह के एडजॉर्प्शन हो सकते हैं, लिखिए आप, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के कितने टाइप हो सकते हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सर हाँ हाँ बोलो सर। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पार्ट यही है कि हम लोग प्रेशर को चेंज करेंगे अगर, तो डेफिनेटली एडजॉर्प्शन की रेट भी चेंज होगी, लेकिन अगर हम प्रेशर को सेम रखेंगे तो फिर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करें। अलग अलग फैक्टर्स हैं एडजॉर्प्शन के लिए, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट पहले हम टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन को समझ लेते हैं कि कितने तरह का एडजॉर्प्शन हो सकता है। तो मेनली 2 तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं, पहला होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन आपको नाम से भी समझ में आता होगा कि क्या है। ठीक है, और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। दूसरे की बात करें हम लोग तो केमिकल एडजॉर्प्शन। और फिजिकल और केमिकल के बीच में हम लोग डायरेक्टली डिस्टिंग्विश ही कर लेते हैं, अपन अलग अलग डेफिनेशन लिखने से अच्छा है कि दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, और उसी टाइम पे हम लोग धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि फिजिकली सर कोई केमिकल, मतलब कोई केमिस्ट्री एज इन कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही होगी। नॉर्मली जो फिजिकल वीक वंडरवॉल फोर्सेज है उसकी वजह से मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाता होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसको फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में कि दिस एडजॉर्प्शन इज ड्यू टू वीक वैंडर वॉल फोर्सेस। वीक वैंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, वीक वैंडर वॉल फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होता है, देयर इज नो केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व्ड। ऑन दी अदर हैंड जो केमिकल एडजॉर्प्शन है दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ chemical bond between surface and molecule। ठीक है, सरफेस और मॉलिक्यूल के बीच में केमिकल बॉन्ड बनने की वजह से ये फिनोमिना जो है वो एक्टिव होती है और वो आगे होती है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को तो आप मुझे पूछ लो, मैं बता दूंगा कि सर ये क्या है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस क्या होगा। देखो वीक वंडरवॉल फोर्स क्या होगा आप बताइए मुझे,
कि सर नॉर्मली जैसे मॉलिक्यूल, मान लो एयर मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है सराउंडिंग में और उसको एक सरफेस मिला, मान लो फॉर एग्जांपल ये वॉल मिली, तो इस वॉल पे जितने भी रेसिड्यू फोर्सेस होंगे उसकी वजह से वो मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑटोमेटिकली एडजॉर्ब हो जाएगा, उसके लिए कोई केमिकल रिएक्शन होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप एडजॉर्ब हो जाए, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल है वो भी फोर्स लगा सकता है, वीक वंडर वॉल फोर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो सरफेस है उसके पास भी वीक वंडर वॉल फोर्सेस हो सकते हैं। तो उसकी वजह से अगर एडजॉर्प्शन होता है तो हम उसको बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, वो नेचुरली हर जगह हो रहा है। Physical absorption is taking place all around us, even if we see it or we can observe it or not. It's already there. ठीक है, तो आप इसको समझें कि सर फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो हमेशा मिलेगा, अपने को हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो एडजॉर्प्शन है वो लेस स्पेसिफिक है। ठीक है, आप लिखेंगे कि इट इज लेस स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ इट इज लेस स्पेसिफिक, और ये जो है केमिकल एडजॉर्प्शन ये मोर स्पेसिफिक है। अब ये टर्म जो है लिखा ऐसे ही रहता है, लेकिन बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या बात हुई, लेस स्पेसिफिक और मोर स्पेसिफिक का क्या मतलब है ये। तो लेस स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर रैंडमली हर जगह हो रही है, अगर कोई चीज जो है वो हर जगह हो रही है, वो हर जगह एविडेंट है, हर जगह है, तो उसका कोई स्पेसिफिक ये नहीं बोल सकते कि यार यहीं पे होगा या ये होगा तभी होगा। जो हमेशा हो रहा है वो स्पेसिफिक कम हो गया, और जो सेलेक्टिवली हो रहा है, आप स्पेसिफिक की जगह सेलेक्टिव भी बोलते हैं, लेस सेलेक्टिव मोर सेलेक्टिव। ठीक है, सेलेक्टिवली अगर कोई एक्टिविटी होती है कि यार ये काम इसी सरफेस पे इफेक्टिवली होगा, इस सरफेस पे नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, if an adsorption process involves a chemical reaction, it definitely means that it has to be, or there needs to be some chemical reactivity between the surface and the molecule. If they are not chemically reactive with one another, then that kind of adsorption or chemical adsorption at least will not take place on the surface. फिजिकल हो सकता है बट केमिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केमिकल की रिएक्शन के लिए आपको पता है कि हर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो वैसे ही हर सरफेस हर मॉलिक्यूल के साथ या हर एडजॉर्बेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो हो गया थोड़ा स्पेसिफिक, थोड़ा सेलेक्टिव हो गया वो, कि भाई ये इसी को एडजॉर्ब करेगा, इसको नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे स्पेसिफिक स्लैश सेलेक्टिव, और ये मोर स्पेसिफिक या सेलेक्टिव। क्लियर है स्टेटमेंट जो मैंने समझाया अभी कि सेलेक्टिव और लेस सेलेक्टिव में क्या डिफरेंस है, या स्पेसिफिक लेस स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है? बताइए अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली हमेशा हो रहा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन है, मोस्ट ऑफ द सर्फेस आर इन्वॉल्वड इन फिजिकल एडजॉर्प्शन, ऐसा आप लिख सकते हैं, बिकॉज most of the surfaces are involved in physical adsorption, that's why it is less specific. And in chemical adsorption there are some selective surfaces and selective molecules which can interact together, and that's the reason why it is more specific. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि अगर इस फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, फोर्स ऑफ एक्शन, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इंथैल्पी होगा, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, वो बहुत कम होगा, और इसका जो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो बहुत, देखो पहली बात तो दोनों ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे, नहीं केमिकल वाला हो सकता है कभी एंडोथर्मिक को कराना पड़े अपने को जबरदस्त एनर्जी देके, लेकिन फिजिकल वाला इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो रही है तभी ऑटोमेटिकली वो हो रहा है फिजिकली। ठीक है, तो इंथैल्पी की अगर हम बात करें तो इसकी इंथैल्पी, क्योंकि वीक वंडरवॉल फोर्सेस इन्वॉल्व है, तो इसकी इंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप इसको नोट करें, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी लेस, enthalpy of adsorption is less. ठीक है, और यहां पे डेल्टा एच डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, एडजॉर्प्शन इज हाई। ठीक है, क्योंकि यहां पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एज कंपेयर टू वीक वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, ये आपको क्लैरिटी है, आपको केमिकल बॉन्डिंग आती है इतनी। तो अगर नहीं भी आती है तो आप पूछ सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है तो, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं इसी के। अब नेक्स्ट क्या डिफरेंस होगा इन दोनों में?
कि जैसे पहला हमें समझ में आएगा सर कि वीक वंडर वॉल फोर्स है। अगर वीक वंडर वॉल फोर्स है और इसमें केमिकल बॉन्ड होता है रीजन, दूसरे में हमने सर समझा कि ये लेस सेलेक्टिव है क्योंकि ये हर जगह होता रहता है, लेस स्पेसिफिक है। ये मोर स्पेसिफिक है क्योंकि ये सेलेक्टेड सर्फेसेस पे ही होता है, डिपेंड करता है कि ये मॉलिक्यूल उसको रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। सर बिकॉज लेस अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसमें एनर्जी भी कम रिलीज होगी, तो इंथैल्पी जो होगी एडजॉर्प्शन की, डेल एच एडजॉर्प्शन, वो लेस होगी, कम होगी। ठीक है। और इसमें से अगर सर हम बात करें इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, तो वो रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि उसमें केमिकल बॉन्ड बन रहा है। और क्या हो सकता है इनके बीच में डिफरेंस? ये जो प्रोसेस है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल, एंड दिस इज इरिवर्सिबल। आप लिख लें। ये जो होगा रिवर्सिबल क्यों होगा? क्योंकि सर मान लो कि फिजिकली वीक वंडरवॉल फोर्स लग रहा है, ठीक है, मान लो सर ये सरफेस है, ठीक है, आप मान लो कि सर ये जो है आपका सरफेस आपने बनाया है, यहाँ पे ये आपका सरफेस है ऐसा, ठीक है, ऐसा सरफेस है कुछ, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आके इधर एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं जो एडजॉर्ब हो रहे हैं, जिस रेट से आके एडजॉर्ब हो रहे हैं, अगर कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो मॉलिक्यूल एज इट इज ही है, बस सरफेस पे जाके स्टिक हो गया, एडजॉर्ब हो गया। तो सर जो भी रीजन है जिसकी वजह से वो एडजॉर्ब हो रहे हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन के दो रीजन हमने समझे अभी, कि अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो एडजॉर्प्शन होगा या प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन होगा। तो सर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो इधर भी तो जाने लगेंगे फिर, ठीक है। तो जिस रेट से ये इधर आ रहे हैं हो सकता है उसी तरीके से ये बाहर भी चले जाए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है, रिवर्सिबल है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अगर बॉन्ड नहीं बना रहे तो बॉन्ड ब्रेक करने में हमें ज्यादा एफर्ट लग सकता है, तो हो सकता है कि वो इरिवर्सिबल हो जाए प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अगर बॉन्ड नहीं बना रहे, नॉर्मली अगर वीक वंडर वॉल फोर्सेस से अट्रैक्ट है, तो हम लोग अगर प्रेशर कम कर दे तो हो सकता है मॉलिक्यूल स्किप कर जाए, या अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दे तो हो सकता है मॉलिक्यूल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाए और स्किप कर जाए। when we are talking about molecules, it means we are talking about adsorbents, BATE वाला adsorbent, not adsorbent. Adsorbent is the surface. So whenever we say molecule मतलब adsorbent, whenever we say surface means adsorbent, ठीक है, ये आप क्लियर रखना। और इसमें क्या होगा कि सर यहां गया, ये आपका सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे आपने मॉलिक्यूल ऐड किए, अब वो मॉलिक्यूल जो है आने से पहले कुछ और था, मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पे आया सरफेस के ऊपर, सर सरफेस पे आया तो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड था, अब ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, यहाँ पे एक आ गया और एक पार्ट उसका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में तो कनेक्टेड है नहीं सर, ये दूर दूर है, मान लो कहीं कहीं भी जा सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उस सरफेस के अंदर। तो अगर ये एटम में डिवाइड हो गया या इसकी बॉन्ड ब्रेक हो गई, कोई और बॉन्ड बना लिया इसने, तो फिर से उसको रिवर्सिबल करना, मतलब फिर से उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाना इज मोर डिफिकल्ट। सो जनरली वी से दैट केमिकल एडजॉर्प्शन इज जनरली इरिवर्सिबल इन नेचर। क्लियर है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स अगर अवे हो गए, क्योंकि केमिकल का मतलब है कि कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी, कि पहले मॉलिक्यूल किसी और तरह की बॉन्डिंग कर रहा होगा, एडजॉर्ब होने के बाद किसी और तरह की बॉन्डिंग कर रहा होगा, तो वो जो बॉन्डिंग होगी अगर वो ब्रेक हो गई तो उसको वापस उसी फॉर्म में लाना इज क्वाइट डिफिकल्ट, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट इरिवर्सिबल। क्लियर है? बताइए, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि आप मुझे बताइए कि प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा दोनों के अंदर, तो क्या बोलेंगे आप? फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन की बात की जाए फिर से, तो आपका टेबल कंटिन्यू रखना आप, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल और इधर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, आप बताइए फिजिकल एडजॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा बिल्कुल, सर। बिल्कुल सही। सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर फिजिकल एडजॉर्प्शन विल इंक्रीज, एडजॉर्प्शन जो होगा वो बढ़ेगा। और यहां पे क्या होगा, केमिकल में क्या होगा? ऑन भी इंक्रीजिंग बढ़ेगा।
ये भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही समझे कि सर अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स तो क्लोज आ रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स तो क्लोज आ रहे हैं, तो मतलब प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये है कि सर हम अगर केमिकल काइनेटिक्स के टर्म्स में बात करें तो हम रेट ऑफ कोलिजन बढ़ा रहे हैं। प्रेशर बढ़ाने का मतलब है मॉलिक्यूल को हम प्रेशराइज कर रहे हैं कि तू उधर ही जा, मतलब हम रेट ऑफ कोलिजन बढ़ा रहे हैं। और अगर रेट ऑफ कोलिजन हम बढ़ाएंगे सर तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो बढ़ जाएगी, और अगर यह रिएक्शन यहाँ एडजॉर्ब होना ही रिएक्शन है तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, यहां भी एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, दोनों में बढ़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि दोनों में हर चीज डिफरेंट ही हो, सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बताओ कि मान लो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा। तो कम हो जाएगा, कौन सा, होगा सर। दोनों ही। दोनों ही कम हो जाएंगे। फिजिकल वाला भी कम हो जाएगा, नहीं केमिकल वाला। नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल ज्यादा हिलने लगेंगे। बिल्कुल। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लिखें आप, ये जो एडजॉर्प्शन है ये कम होगा, क्योंकि सर मॉलिक्यूल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो वो मॉलिक्यूल इधर उधर भागने लगेंगे, और अगर वीक वंडरवॉल फोर्स है बाइंडिंग फोर्स तो वो आराम से चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल एडजॉर्प्शन, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जनरली बढ़ जाती है। तो अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है उस प्रोसेस में तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, और रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तो जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि जनरली ये जो होगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, जनरली एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस, एडजॉर्प्शन जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये आप लिखें इसको। तो इस तरह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि इतने तरह की चीजें हैं जो एडजॉर्प्शन फिजिकल और केमिकल में डिफरेंसेस हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन बहुत रैंडम है, बहुत नॉर्मल है, और हमें फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में ही पढ़ना है, केमिकल एडजॉर्प्शन को हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडजॉर्प्शन। हाँ, कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा उसका पार्ट, लेकिन मोस्टली जो कैलकुलेटिव पार्ट है जो एडजॉर्प्शन का, जैसे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं हम लोग, वो हम फिजिकल के सेंस में ही पढ़ेंगे, केमिकल के सेंस में नहीं पढ़ेंगे। अब देखो एक टर्म आता है कि जो एडजॉर्प्शन है, क्या सर एडजॉर्प्शन की, जैसे मान लो मॉलिक्यूल है और सरफेस है, तो मान लो सर एक लेयर बन गई मॉलिक्यूल की सरफेस के ऊपर, तो क्या दूसरी लेयर भी बन सकती है या सिर्फ एक ही लेयर बनेगी। तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि एडजॉर्प्शन कैन बी इन डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, हमें पढ़ना हो नहीं पढ़ना वो अलग बात है, बट एडजॉर्प्शन की अलग अलग लेयर सकती है, मोनो लेयर हो सकता है, मल्टी लेयर हो सकता है। एडजॉर्प्शन की एक लेयर पहले बनी, फिर दूसरी लेयर बनी, फिर तीसरी लेयर बनी, ऐसे करके लेयर बनते जा रही है। तो एडजॉर्प्शन कैन बी मोनो लेयर और मल्टी लेयर। ठीक है, वो दोनों को हम लोग अलग अलग तरीके से समझ, कुछ बड़ी बात नहीं है। एडजॉर्प्शन को अगर लेयर के बेसिस पे डिफाइन करना हो, क्लासिफाई करना हो, तो आप बोल सकते हो मोनो लेयर, जहां पे कि एक एक मॉलिक्यूल की एक ही लेयर होगी, मतलब पहला मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे आ गया तो इसके ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता, एक ही मॉलिक्यूल आएगा अब इधर, और इसके ऊपर अगर फिर से ऊपर से एक और मॉलिक्यूल की लेयर बन गई तो उसको हम बोलेंगे डबल लेयर, फिर ट्रिपल लेयर, तो ऐसे मल्टी लेयर बोल देते हैं इन जनरल। ठीक है, तो ये भी चीज आप, ये भी टर्म आप ध्यान रखोगे कि व्हाट इज मोनो लेयर एंड व्हाट इज मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन। मोनो लेयर मतलब व्हेन देयर इज ओनली सिंगल लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, एंड मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन मींस व्हेन देयर इज मोर देन वन लेयर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। तो आप इसको लिख लें, मोनो लेयर एंड मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है मोनो लेयर एंड मल्टी लेयर। मोनो लेयर्ड एंड मल्टी लेयर्ड एडजॉर्प्शन। तो मोनो लेयर बोलोगे सिंपली कि सर जब ओनली वन लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, ओनली वन लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। ठीक है, और मल्टी लेयर्ड बोलोगे जब एक से ज्यादा हो, मोर देन वन लेयर्स
of molecule on the surface। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि सर ये भी एक क्लासिफिकेशन का टाइप है कि लेयर कितनी बन रही है मॉलिक्यूल की सरफेस पे, उसके बेसिस पे हम मोनोलेयर और मल्टीलेयर की कैटेगरी में एडजॉर्प्शन को रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें एडजॉर्प्शन की जनरल थोड़ी थर्मोडायनेमिक टर्म्स की बात करें एडजॉर्प्शन में, तो आप लिखें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इन एडजॉर्प्शन, या थर्मोडायनेमिकली अगर हम एक्सप्लेन करना एडजॉर्प्शन को तो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो आप बताइए थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं एडजॉर्प्शन के। चलो जी, एक करके मैं लिखता हूं। डेल्टा एच क्या होगा, फिर डेल्टा जी क्या होगा। डेल्टा जी तो बाद में लिख लेना, चलो डेल्टा जी तो चाहिए ही अपने को, डेल्टा जी मत लिखो। डेल्टा एच नेगेटिव होगा। बिल्कुल सही, डेल्टा एच विल बी लेस देन 0। डेल्टा एस इंट्रोपी। देखो इंट्रोपी की अगर बात करें, कोई आपसे अगर इंट्रोपी पूछता है तो आप क्या बोलोगे कि सर देखो, आप कह रहे हो इंट्रोपी की बात, तो मॉलिक्यूल पहले रैंडमली घूम रहे थे अपने, ठीक है, मॉलिक्यूल घूम रहे थे अपने, मस्त थे। अब आपने उनको लाके सरफेस पे फिक्स कर दिया। तो अगर हम बात करें सर, हालांकि एंट्रोपी बहुत बड़ा टर्म है, जस्ट इट इज नॉट डिफाइंड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रैंडमनेस, ये बहुत सिंपल तरीका है एंट्रोपी को कहने का, बच्चों को समझाने का, बट एंट्रोपी एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है जिसको इतना सिंपल वर्ड में नहीं रखा जा सकता, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, मतलब रखा जा सकता है बट दैट्स नॉट द एवरीथिंग अबाउट एंट्रोपी। लेकिन हाँ, हमारे सेंस में जितना हम पढ़ते हैं वहां पे वो वैलिड होता है। तो एंट्रोपी जो है, अगर वो रैंडमनेस ही है, तो एक मॉलिक्यूल था जो रैंडमली मूव कर रहा था इन्वायरमेंट में, और वो जाके यहाँ पे स्टिक हो गया, यहां जाके एडजॉर्ब हो गया, तो यार उसकी रैंडमनेस कम हो गई ना। अगर उसकी रैंडमनेस कम हो गई तो क्या इंथैल्पी जो इंट्रोपी जो होगी वो लेस देन 0 नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी सर। अब अगर मान लो मुझे इसके डेल्टा जी का एक्सप्रेशन लिखना हो, तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बताइए होगा? अब आप ध्यान से देखो अगर यहाँ पे, तो ये है आपका नेगेटिव और ये है नेगेटिव, मतलब डेल्टा जी जो हो जाएगा, मगर मैग्नीट्यूड उसके वाइज लिखो तो माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। अब आप मुझे बताइए कि एडजॉर्प्शन कब फेवरेबल होगा? इस इक्वेशन को देख के क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली सर लो टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कम होगा तो सर डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये टी डेल्टा एस वाला टर्म सर जितना कम हो, क्योंकि वो पॉजिटिव हो चुका है वो टर्म, तो अगर टी डेल्टा एस वाला टर्म पॉजिटिव हो चुका है तो वो जितना कम रहे एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा अच्छे से होगा, प्रोसेस उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। तो सर इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जितना कम हो एडजॉर्प्शन उतना फेवरेबल होना चाहिए। कौन सा एडजॉर्प्शन? जहां पे सर इंट्रोपी नेगेटिव हो और इंथैल्पी भी नेगेटिव हो। ठीक है, तो वैसे एडजॉर्प्शन के लिए अगर हम देखें तो ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। ये भी हम लोग थर्मोडायनेमिकली भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। तो अब जब हम लोग बातें करेंगे तो मोस्टली हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन की ही बातें करेंगे। तो अगर मैं नेक्स्ट टर्म आपको लिखवाऊं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो आप इसको लिखें और हम लोग स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे जो एडजॉर्प्शन की एक्सटेंट को अफेक्ट करेंगे? तो सबसे पहला फैक्टर होगा सरफेस एरिया। ऑब्वियस सी बात है कि सर एक है सरफेस इतना छोटा सा,
और एक है सरफेस इतना बड़ा। तो सर अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि देयर विल बी मोर साइट्स। अगर साइट की बात करें, साइट क्या होता है? साइट ये होता है कि मान लो ये सरफेस है, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन सा मॉलिक्यूल को? जो मॉलिक्यूल है जो एडजॉर्ब हो रहा है, उसको अट्रैक्ट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पे होंगे उनको साइट बोलते हैं। कि एक साइट हो सकता है एक मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करे। तो ये जो साइट, अगर नंबर ऑफ साइट्स ज्यादा हैं जो अट्रैक्ट करने वाली साइट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो एक छोटे सरफेस एरिया पे एडजॉर्प्शन कम होगा, बड़े सरफेस एरिया पे एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सिंपल सा बात। तो सिंपल शब्दों में आप लिख भी लो इसको। इस पे होगा लेस एडजॉर्प्शन और इस पे होगा मोर एडजॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो ज्यादा नंबर ऑफ साइट्स होंगी। इस पे मान लो कि इतने मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होंगे, तो इस पे देख लो आप कितने मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे कि एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एडजॉर्प्शन। सिंपल है, समझ में आई बात? अब दूसरा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा वो होगा नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग एडजॉर्बेट बोलते हैं। अब एडजॉर्बेट की अगर बात करें अपन, तो सर एडजॉर्बेट जो होगा उसका नेचर कैसे, मतलब क्या क्या ऐसा नेचर होगा एडजॉर्बेट का जो उसकी अफेक्शन या फिर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को चेंज करेगा या बढ़ाएगा घटाएगा? तो सर दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, समझो इस बात को। इसको ऐसे समझो कि जैसे बाबा लोग होते हैं। बाबा लोगों को जानते हो? बाबा लोग होते हैं जैसे कि आपके एक बाबा जी थे अभी, कौन से बाबा थे यार? वो यार वो एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, सब कुछ थे वो। रहीम। हाँ, तो जैसे ऐसे बाबा लोग होते हैं तो उनका एक उनकी एक टीम होती है। टीम एज इन कि उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो फॉलोअर्स भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। फॉलोअर्स कैसे हो सकते हैं कि एक बाबा होते हैं, जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर कोई भी बाबा, जस्ट लेट्स नॉट टेक देयर नेम्स, कोई भी एक है जिनके कुछ फॉलोअर्स है। तो वो फॉलोअर्स का काम क्या है? गए, उनसे दर्शन किया, उनके जो भी शब्द हैं उनको सुना और घर आ गए, अपने काम में मस्त लग गए। दूसरे तरह के होते हैं जिनका काम है कन्वर्ट करना, कि पहले गए, बाबा अच्छे लगे, उनको पसंद आए, बाबा उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो जो भी जिस भी रीजन से वो फिर वो टीम बनाना शुरू करते हैं कि वो तुमको आके बोलेंगे कि यार वो तो बहुत मस्त है, उधर चलो, ये बहुत लाइफ अच्छी हो जाती है, हो जाता है, हो जाता है। फिर वो तीसरे को बोलेगा, फिर वो चौथे को बोलेगा, ऐसे करके एक टीम बनने लगती है। तो फिर बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर बनने लगते हैं ऐसे। तो वही मॉलिक्यूल्स के नेचर का भी है कि एक मॉलिक्यूल है जिसको दूसरे से मतलब नहीं है, अपने आप में मस्त है वो, तो वो गया, एडजॉर्ब हुआ, शांति से बैठ गया। दूसरा मॉलिक्यूल इस टाइप का है कि वो खुद को दूसरों को वो अट्रैक्ट करता है, नेटवर्किंग करता है। अगर वो मॉलिक्यूल नेटवर्किंग करता है तो खुद तो जाके वो चिपक गया, खुद तो जाके वो फॉलोअर बन गया, बाकियों को भी खींच के लाएगा कि तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। द पॉइंट इज, अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करता, इफ देयर इज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सरफेस और मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा, वो तो अट्रैक्शन होगा तभी जाके एडजॉर्ब होगा, वो लेस होगा तो फिर ऑब्वियसली वहां तो होना ही है लेस रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो अगर मॉलिक्यूल्स आपस में कम अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो उनकी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगी वो होगी कम। और अगर मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो एक जाके जो एडजॉर्ब हो गया वो दूसरे को खींचना चाहेगा, पुल करना चाहेगा, तो उससे क्या होगा? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगी। तो हम सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो बोल सकते हैं कि हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स, मोर विल बी द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। लिख सकते हैं? तो लिखिए आप कि हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
higher the intermolecular force, molecular force of attraction, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, more will be adsorption और higher will be adsorption. तो इससे क्या होगा कि सर हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम गैसीय स्टेट से रिलेट करना शुरू करें तो आप मुझे बताओ कि हायर दी टेंडेंसी टू लिक्विफाई, और वंडरवॉल कांस्टेंट के टर्म में पहले बात करते हैं, हायर या हायर वायर छोड़ो यार, अब प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म्स में ही बात कर लेते हैं। मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और मान लो वंडरवॉल कांस्टेंट है ए, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? तो सोचते हैं सर ए जो होता था वो फोर्स पे डिपेंड करता था, क्योंकि उसको प्रेशर कांस्टेंट जो होता था प्रेशर वाले में यूज होता था, तो फोर्स पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा फोर्स होता था उतना ज्यादा ए होता था। तो अगर ए ज्यादा है मतलब फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगी। समझ में आई बात? कि सर ए अगर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स का, तभी ए ज्यादा है। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे को ज्यादा पुल करेगा तो जैसे ही वो एडजॉर्ब होगा वो दूसरों को भी बुलाएगा, आ जाओ तुम भी, राइट? तो ये हमें समझ में आया कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन सर ए जो है, यहाँ पे ए क्या है, वंडरवॉल कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये ए कुछ और नहीं, ये वही वंडरवॉल कांस्टेंट है जो गैसीय स्टेट में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लिक्विफिकेशन की, अगर किसी गैस के लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी ज्यादा है तो क्या वो एडजॉर्ब ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। क्यों सर? क्योंकि सर अगर किसी गैस की लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी ज्यादा है वो इसीलिए है क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो फिर अगेन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन is directly proportional to tendency to get liquefied easily। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मैं अगर टर्म की बात करूं कि जैसे मान लो, चलो यार तुम कह रहे हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, टेंडेंसी टू गेट लिक्विफाइड ज्यादा हो। अब अगर बात करें सर हम क्रिटिकल टेम्परेचर के सेंस में, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा या कम होगा, इसमें सोचना हो तो कैसे सोचेंगे? तो वन बाय वन ब्रेक करते हैं। सर जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, ए की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? तो सोचते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, पहले सोचो क्या होता है, टेम्परेचर अबव विच it is impossible to liquefy a gas, doesn't matter how high you apply the pressure। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है मतलब वो ज्यादा टेम्परेचर पे लिक्विफाई करना उसको डिफिकल्ट है, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है उसको कम टेम्परेचर पे ही लिक्विफाई करना डिफिकल्ट है, मतलब कम टेम्परेचर पे ही वो गैस में रहना चाहती है। तो इसका मतलब ये कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तभी तो वो कम टेम्परेचर पे दूर दूर रहते हैं मॉलिक्यूल, गैस में रहना चाहते हैं, वो लिक्विड नहीं बनना चाहते। कम टेम्परेचर पे भी अट्रैक्शन कम है, इतना कम है कि वो लिक्विड नहीं बनना चाहते, तो ज्यादा पे तो छोड़ ही दो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना कम है ए उतना कम है, और क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा है ए उतना ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये चीजें हैं, मुझे पता है क्रिटिकल टेम्परेचर वाली चीज जो है वो आपको क्लियरली समझ में नहीं आई है, कंफ्यूजन है, तो इसके बारे में सोचो जैसे जैसे कि मैंने आपको सोचने को बोला है। मेरे स्टेटमेंट को दोबारा सुनना एक बार, और फिर भी नहीं समझ में आए तो अभी टाइम की बाउंडेशन है अपने पास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और 2-3 फैक्टर और करते हुए हम लोग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की तरफ बढ़ेंगे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।
थैंक यू सर। Thank you, sir. सर Yeah.